concept is your operator. How operator works in Python programming language. Fine. So basically जब हम operator की बात करते हैं तो ऑपरेटर का मीनिंग होता है जो हमारे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं या कोई रिलेशनल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो first, the very first operator that we are going to implement is your arithmetic operator. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो अर्थमेटिक वाले होते हैं उनको परफॉर्म करने वाला काम करता है, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, काइंड ऑफ these operations. So if I write here, for example, if I write 5 plus 3, fine, so this plus is what, this plus is a symbol. अभी आपको ये symbol नजर आएगा, so this symbol is known as arithmetic addition. So this is arithmetic addition. Fine. This is arithmetic operator. Fine. And what about these 5 and 3 values? These are the values. और इन्हीं values को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, ऑपरेंड्स. These are the operands. ऑपरेंड्स उन कॉन्सेप्ट्स को कहते हैं जो किसी ऑपरेटर पे हमारा अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए. अब ये जो ऑपरेंड्स हैं ये हमारी वैल्यू भी हो सकती हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, लाइक आई प्लस जे. और आई के अंदर जो वैल्यू है और जे के अंदर जो वैल्यू है उस पर अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म होगा. ठीक है, तो हियर ऑपरेंड्स आर वैल्यूज and here operands are variables. Operands एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, like I can write 2 plus 3 as expression, then plus 3 plus 4. So for this plus operator, this expression is the operand, and again this expression is second operand. So for this plus operator, operands are expressions. These are the expressions. So पहले हम इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, फिर ये अर्थमेटिक प्लस हमारा काम करेगा. तो ऐसा नहीं करना है कि पहले 3 plus 3 करते हैं, नहीं, पहले इसको सॉल्व करना है. जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल ऑपरेंड बनेगा इस प्लस के लिए, और फिर इसको सॉल्व करेंगे अगेन इसको. सो एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड. ऑपरेटर वो जो ऑपरेशन करे, दैट इज ऑपरेटर. ऑपरेंड वो जिस पर ऑपरेशन किया जाए. तो ऐसे समझ लो जैसे एक डॉक्टर होता है और एक पेशेंट होता है. डॉक्टर वो है जो आपका ऑपरेशन करता है. किस पर ऑपरेशन करता है? पेशेंट के ऊपर. तो पेशेंट हो गया यहाँ पर कौन? मेरा ऑपरेंड, जिस पर ऑपरेशन किया जा रहा है, 5 पर और 3 पर. ठीक है, और डॉक्टर कौन है? ये है डॉक्टर. ठीक है, ये हो गया आपका प्लस. फाइन. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ये एक नहीं है, कई सारे होते हैं. जैसे एक होता है प्लस, एक होता है अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन, एक होता है अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन, एक होता है अर्थमेटिक ट्रू डिवीजन, एक होता है अर्थमेटिक फ्लोट डिवीजन, सॉरी इट इज फ्लोर डिवीजन, नॉट फ्लोट. And one more is your remainder division, and last one is your power operator. So these are the 1 2 3 4 5 6 7 operators in Python programming language under arithmetic category. So अब इन सब का मीनिंग क्या है, कैसे इनका यूज किया जाता है, उसको देखते हैं. So if I write here 10 plus like 4, so you will get 14 as output. 10
और 4 का हम प्लस करेंगे तो 14 आउटपुट में आएगा। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर प्रिंट 10 माइनस 4, सो अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर देखो आप 10 प्लस 4 लिखें या 4 प्लस 10 लिखें, you will get same output. But here, if you write 10 minus 4 and if you write 4 minus 10, then you will not get same result. You will get different result. Suppose if you write 4 minus 10. So arithmetic rule क्या होगा? First operand. This is the first operand. First operand minus second operand. ठीक है, इस अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो पहले वाले का आएगा 6, दूसरा वाले का आएगा -6। थर्ड वन इज योर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन भी एक ही है, आप 10 की मल्टीप्लाई 4 से करो या 4 की मल्टीप्लाई 10 से करो, क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा मल्टीप्लाई है, दैट इज 40। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो पाइथन में 3 तरह के डिवीजन है। फर्स्ट वन इज योर ट्रू डिवीजन। ट्रू डिवीजन मीन्स इफ आई राइट हियर 10 divided by 4, then you will get actual output, that is 2.5. But if I write here print 10 divided by double slash 4, so this is what, this is your true division, that is actual output. This is your floor division. floor का मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिए आप जिस जगह बैठ के क्लास ले रहे हो अभी, तो आप नीचे की तरफ देखो तो आपको फर्श नजर आएगा, ऊपर की तरफ देखो तो आपको छत नजर आएगी। फर्श को बोलते हैं फ्लोर और छत को बोलते हैं सीलिंग। ठीक है, जैसे सीलिंग फैन होता है ना, छत वाला पंखा। इसी तरह से ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये पहले डिवीजन करेगा, डिवीजन करा इसने तो आउटपुट क्या आया होगा 2.5। अब 2.5 का अगर मैं आपसे कहूं न्यूमेरिक वैल्यू बनाओ बिना दशमलव के, तो क्या बनाओगे, तो आप बोलोगे सर 3 भी हो सकती है, आप बोलोगे सर 2 भी हो सकती है। तो अब अगर नीचे की तरफ जाओगे, फर्श की तरफ जाओगे तो 2 आएगा, ऊपर की तरफ देखोगे छत की तरफ जाओगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर। फ्लोर फ्लोर डिवीजन, यानी कि ये आपका अर्थमेटिक का जो रिजल्ट आएगा वो बिना दशमलव के लेकर आएगा, और किस की तरह से लेकर आएगा, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका फ्लोर वैल्यू कंसीडर करेगा, ना कि सीलिंग वैल्यू कंसीडर करेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, फ्लोर डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, तो इफ आई रन दिस कोड यू विल गेट ओनली 2। अब आप बोलें सर सीलिंग डिवीजन, तो अभी तक तो नहीं बना, हो सकता अगले वर्जन में आ जाए कोई ऑपरेटर जो सीलिंग डिवीजन करके दे दे, अभी तक नहीं। ये भी बाद में ही ऐड करा है, पहले ये भी नहीं था, ये बाद में ऐड करा है। अभी पाइथन 2 में तो ये था ही नहीं, हो सकता है पाइथन 4 में सीलिंग डिवीजन भी आ जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर मॉडुलो डिवीजन और रिमाइंडर डिवीजन। अब ये मॉडुलो डिवीजन और रिमाइंडर डिवीजन क्या होती है, तो देखो अगर बच्चों की तरह लिखें यहाँ पर तो ये 10 हो गया, और ये हो गया 4, और ये हो गया 4 2 जा 8। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आ गया 2, तो अगर हम टर्म बोलें तो इसको बोलते हैं कोशेंट, भागफल। और इसे बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, रिमेन, बचा कुचा, दैट इज रिमाइंडर। फाइन, ये दोनों जो हमारे डिवीजन होते हैं ये कोशेंट वाले पार्ट को लेकर काम करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हमारा रिमाइंडर होता है ये, इसको बोलते हैं रिमाइंडर डिवीजन या मॉडुलो डिवीजन। ये इस वाले को फोकस करता है, ये क्या है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आता है बचा कुचा, यानी कि रिमाइंडर, दैट इज मॉडुलो डिवीजन, दैट इज इस पर्टिकुलर केस में 2 आना चाहिए, दैट इज। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा डिवीजन वाला। अब आता है लास्ट, दैट इज डबल एस्ट्रिक 4। तो पहले ये था ही नहीं, ये बाद में पाइथन 3 में ऐड किया गया, और इसे बोलते हैं रेस टू पावर। यानी कि अगर मैंने इस तरह से लिखा है 10 डबल एस्ट्रिक 4,
तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब होगा 10 × 10 × 10 × 10। अब जो रिजल्ट आए वो सॉल्व कर लो, जो आएगा वो इसका आउटपुट यहाँ पर नजर आएगा। 10,000 आपको ये नजर, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोले कि बताओ 18 की पावर 17 कितना हुआ, तो आपको हो सकता है सुबह से शाम हो जाए, उसके बाद भी आप बोलेंगे गारंटी नहीं है, जो आउटपुट मैं दे रहा हूँ शाम को वो सही है। अब इस काम को अगर पाइथन से करना होगा तो आप यहाँ कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 18 _17, तो इसका मतलब यही है 18 raised to power 17, 1 सेकंड में आउटपुट आ जाएगा। इतनी बड़ी वैल्यू ऑन पेपर सॉल्व करना और कंसंट्रेशन बनाए रखना सॉल्व करते समय चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर C++, जावा, .NET, सी लैंग्वेज में नहीं है। वहां पर इस काम को करने के लिए अच्छा खासा कोड लिखना पड़ जाएगा। पाइथन ने इस काम को एक ऑपरेटर बनाकर दे दिया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये तो चलो आसान आसान है, सब आप जानते हैं। यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ कमेंट में। ये क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रू। ट्रू माने वास्तविक, ट्रू डिवीजन, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा जैसा आएगा वैसा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड ये हमारा होता है, हमारा जिसका नाम होता है फ्लोर डिवीजन। दिस इज फ्लोर डिवीजन, एंड दिस वन इज योर मॉडुलो, मॉडुलो डिवीजन और रिमाइंडर डिवीजन, एक ही बात है, मैं लिख देता हूँ। तो जनरली रिमाइंडर वर्ड आपको मिलेगा नहीं, मॉडुलो ज्यादा मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पावर। तो अगर मैं लिख दूं इस एग्जांपल में 10 raised to power 4, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर बात करें, यहाँ पर होगा 18 raised to power 17, यहाँ लिख दो 18 कमेंट के अंदर raised to power, ठीक। So these are the arithmetic operators in Python programming language. You can use these arithmetic operators while writing the logic. Suppose if you write logic to calculate simple interest, so definitely you know the formula of simple interest, that is principal into rate of interest into tenure. That into is what? Into is your arithmetic multiplication. नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया इंटू 2 × 5, ये तो दशमलव हो गया, 2.5 हो गया, इंटू कहाँ हुआ, तो पाइथन में इंटू का मतलब क्या होगा, दिस वन, ठीक है। नाउ मूव टू सेकंड ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम बेचारा भी कह सकते हैं। वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसे कभी नहीं पढ़ते, किसी लैंग्वेज में नहीं पढ़ते, तो हम इसको आज पाइथन में पढ़ ही लेते हैं, है ना। ये करता क्या है इसका नेचर है, इसकी बात करें। सो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बोलते इसे इक्वल टू है, लेकिन होता ही असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर सर इसे क्या बोलते हैं, इसे भाई हम लोग बोलते हैं डबल इक्वल टू। जो हम लोग प्रोग्रामर की लैंग्वेज है उसमें हम लोग इसे डबल इक्वल टू के नाम से जानते हैं, और इसको इक्वल टू के नाम से जानते हैं। तो इसको बोलते हैं बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर को समझना है कैसे यूज होता है। भाई ये दो ऑपरेंड के साथ यूज होता है, एक होता है इसका लेफ्ट ऑपरेंड और एक होता है इसका राइट ऑपरेंड, ठीक है। अब यहाँ पर रूल क्या है, रूल ये है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है मस्ट बी ए वेरिएबल, ओनली वेरिएबल, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस राइट ऑपरेंड मे बी ए वैल्यू, इट मे बी ए वेरिएबल, it may be expression, it may be a function call,
फाइन. सो दिस इज द रूल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. आपको लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड लिखना है. लेफ्ट ऑपरेंड सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता. राइट में आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और एक फंक्शन कॉल भी लिख सकते हैं. चलो लिख कर देखते हैं. तो मैंने लिखा एक्स एक वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू एक वैल्यू दे दी 10. तो सर ये तो हम जानते हैं पहले से. हाँ, जो आप जानते हैं उसी को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. तो यहाँ लिख दिया हमने प्रिंट एक्स. तो डेफिनेटली विल गेट दिस 10. ठीक है. नाउ सपोज what I want to initialize one more variable y. So अब y की वैल्यू मुझे देनी है. तो देखो y की वैल्यू आप एक वेरिएबल से भी दे सकते हैं. डायरेक्ट एक लिटरल ना, ऐसा बोलते हैं लिटरल, है ना, डायरेक्ट लिटरल ना लिखकर आप एक वेरिएबल दे सकते हैं, डेट इज x. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू वही हो गई जो x की वैल्यू. ठीक. अब बात करते हैं एक और वेरिएबल z. अब z को मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस 5. तो अब सोचो ये एक एक्सप्रेशन हो गया. अब ये मत सोचना कि जेड में एक्स आएगा कि वाई आएगा कि 5 आएगा. नहीं, तीनों में से कोई नहीं आएगा. ये एक एक्सप्रेशन कहा जाएगा और इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमारा जेड में आके स्टोर होगा. ठीक है. तो अब एक्स की लेटेस्ट वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू भी 10 है और 5 ये हो गया. तो 10 + 10 + 5 यानी 25 बनेगा और जेड में आके स्टोर हो जाएगा. फंक्शन कॉल के लिए वेट करिए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फंक्शन कॉल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ठीक है. अब सपोज करिए यहाँ पर कुछ लोग रीडेबिलिटी के लिए पैरेंथेसिस लगा सकते हैं. तो ये भी एक ही बात है ना, लगाइए मत लगाइए देखते हैं. ठीक है, एक ही बात. तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते. ठीक है. कुछ लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं ऐसे करके. देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. और कुछ लोग यहाँ भी स्पेस दे देते हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके. जस्ट फॉर रीडेबिलिटी. अब ऐसे कर दें तो ठीक है. तो अब रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है तो खराब हो गई. तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, या तो किसी भी ऑपरेटर के पहले स्पेस के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं. तो जैसे आपका मन करे वैसे आप जा सकते हैं. मैं जनरली स्पेस देना पसंद नहीं करता इधर उधर. क्यों? क्योंकि दो की प्रेस करनी पड़ती है अननेसेसरी. हाँ, कोई दे दे अपने आप तो अच्छी बात है, मना क्यों करें इससे. ठीक है. चलो, अब बात करती है कि लेफ्ट हैंड में हमेशा वेरिएबल है. देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल. अब हमने पाइथन की बात नहीं मानी और लिख दिया यहाँ पर वैल्यू कि हम चाहते हैं कि के नाम के वेरिएबल में 10 आ जाए. तो आप वास्तव में चाहते क्या हो? आप के की वैल्यू 10 करना चाहते हो या 10 की वैल्यू के करना चाहते हो? तो असाइनमेंट ऑपरेटर से पूछा गया आप क्या करते हो. इसने कहा कि मेरा काम है राइट वाले को पहुंचाना लेफ्ट. डायरेक्शन फिक्स है इसकी, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की डायरेक्शन फिक्स है. राइट को उठाकर लेफ्ट में रखेगा, के को उठा के 10 में रखेगा. आप ये कहना चाहते हैं. इमेजिन करिए अगर मैं के की जगह पर यहाँ पर जेड लिख दूं तो जेड की वैल्यू क्या है? 25. तो आप ये कहना चाहते हैं कि 10 25 के बराबर हो जाएगा या 10 की वैल्यू 25 हो जाएगी? नहीं. तो ये इलीगल है, लिखते ही एरर आ जाएगी. ठीक है. कैन नॉट असाइन टू लिटरल. 10 इज a लिटरल. आप लिटरल को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते. ठीक है. तो ये गलत हो जाएगा. तो ये हो गया पाइथन का असाइनमेंट ऑपरेटर. लेकिन ये जो हमने अब पाइथन का असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है ये इसका बेसिक नेचर है. अब इसका एडवांस नेचर देखते हैं. पाइथन का असाइनमेंट ऑपरेटर का एडवांस नेचर क्या है? एडवांस नेचर ये है कि सर सपोज आई नीड टू इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स in a same statement. Suppose what I want to initialize two variables like I and j. So what I will write? I will write here I equal to 10, j equal to 20. Now what I want to initialize these two variables in the same line. So what you will do? You will write like this? No, you will get error. Why? Because this is independent statement and this is your second statement. Or
पाइथन में जब भी एक लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखे जाते हैं तो पहले वाले को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना हो, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, एक लाइन पर दो स्टेटमेंट लिख पाएंगे। अगर आप एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट में दो वेरिएबल इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है, पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में जितने वेरिएबल्स हैं उन्हें लिखेंगे, मान ली 3 इनिशियलाइज करनी, इक्वल टू, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट हैंड साइड पर सेम ऑर्डर में उनको जो वैल्यूज आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, लाइक 10 20 30। इट मींस I will be initialized by 10, J will be initialized by 20 and K will be initialized by this। सेम ऑर्डर पे होगा, ऐसा नहीं है कि 10 चला जाएगा K में, 20 चला गया I में। जिस पोजीशन पर लेफ्ट हैंड में वेरिएबल्स हैं उसी पोजीशन पर राइट हैंड की वैल्यूज से वो इनिशियलाइज होती है। तीनों की वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट करो 10 20 30। अब सपोज करिए बाई मिस्टेक लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा दो वेरिएबल और राइट हैंड साइड में होंगे तीन वैल्यूज, तो ऑब्वियसली मना हो जाएगा, एरर आ जाएगी, टू मैनी वैल्यूज, आपने वैल्यू राइट हैंड साइड में ज्यादा ले ली। और सपोज करो मैंने के भी कर दिया, एल भी कर दिया, तो क्या बोलेगा इस बार, नॉट अनफ वैल्यू, जितनी वैल्यू चाहिए उतनी है ही नहीं आपके पास, नॉट अनफ वैल्यू। फाइन, सो दिस इज द सिंटैक्स टू इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स इन ए सिंगल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज वन, एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, एक साथ स्टेटमेंट नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज multiple assignment, and this is what, this is known as your simple assignment. If someone asks you what is this is known as simple assignment, this is known as multiple assignment. Now we are also having one more type of assignment, that is chained assignment. So point is what, suppose you need to initialize all these three variables like I, j, k, but this time you need to initialize all these variables using same values. So what you will write, you will write like I comma j comma k is equal to 10 comma 10 comma 10। ये तो करेंगे और क्या करें, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट यही है कि मुझे तीनों वेरिएबल को सेम वैल्यू से इनिशियलाइज करना है, कर दिया, तो आपकी मेहनत बचाई जा सकती है। अगर आप इस बात को लेकर एग्री हैं कि सारे वेरिएबल एक ही वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे, तो आप एक दूसरा सिंटेक्स लिख सकते हैं, वो है आई इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू 10। फाइन, सो 10 पहले के में इनिशियलाइज होगा, फिर के जे को इनिशियलाइज करेगा, फिर जे आई को इनिशियलाइज करेगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइजेशन हो रहा है। ठीक, अब आप बोले सर मैं यहाँ लिख दूं ऐसे करके 20, तो देख लेते क्या होता है। क्यों, क्योंकि राइट टू लेफ्ट हो रहा है, यानी कि 20 किस में जाएगा, 10 में, जो कि हो नहीं सकता, अभी तो देखा था हमने। ठीक है, so this type of assignment is known as chained assignment. This is known as chained assignment. So first one is your simple assignment, second one is your multiple assignment, this one is your chained assignment, this is this. Now in Python programming language there is no concept of increment or decrement operator. Suppose in C++, Java language, I am having a variable I with value 10. And what I want to increase the value of I by 1. So I can use I++. In Python, you will get an invalid syntax. So in Python programming language, there is no concept of plus plus operator or minus minus operator. तो अब जो लोग सी जावा बैकग्राउंड के बोलेंगे सर फॉर लूप का क्या होगा, हमारे फॉर लूप तो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि फॉर लूप तो इसके बिना शायद हमने नहीं लिखा है। ठीक है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो अलग है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यही है कि अगर हमने 10 बार फॉर लूप लगाया है सी प्लस प्लस जावा में, तो 10 के 10 बार ये प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ ही लगाया। पाइथन ने तो मना कर दिया कि हमारे यहाँ तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता ही नहीं है। तो अब आप ये सोचेंगे कि पाइथन में फॉर लूप नहीं होता है, हो सकता है होता हो, सिंटेक्स दूसरा हो, यही होगा, फॉर लूप तो हमारे यहाँ भी होगा बट सिंटेक्स दूसरा होगा। सर क्वेश्चन ये नहीं है कि फॉर लूप क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि मुझे यही काम करना है तो कैसे करें।
मुझे किसी वेरिएबल में एक का इंक्रीमेंट करना है तो कैसे करें? तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है जो अदर लैंग्वेज में भी होता है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ये भी तो काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हो सकता है पहली बार मैं आपको ऐसी चीजें लिख रहा हूँ, आगे जब भी ऐसी चीज आएगी तो इसका मतलब कैसे इंटरप्रेट करना है वो समझ। यानी कि आप एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सप्रेशन। कैसे एग्जीक्यूट होगा हमारा? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल है और दोनों के दोनों वेरिएबल सेम। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या यूज करी जाएगी और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या यूज करी जाएगी, इसको समझना। तो जब इस तरह से किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं तो पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगी। तो अभी जो करंट वैल्यू आई की है दैट इज 10, तो यहाँ पर 10 कंसिडर करी जाएगी और प्लस वन, यानी कि अभी क्या बन जाएगा 11। और ये 11 कहाँ जाकर स्टोर कर दिया जाएगा? आई के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट यू विल बी हैविंग लेटेस्ट वैल्यू ऑफ आई दैट इज 11। सो अगर आप आई का इस्तेमाल आगे के लाइन में कहीं करेंगे तो आई की वैल्यू क्या बन गई हमारी 11। तो अगर आपके किसी भी स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में वही वेरिएबल है, तो राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट हो रही है, होती है, और भले ही इसमें वेरिएबल ये होता या नहीं होता, पहले राइट हैंड साइड ही एग्जीक्यूट होगी और राइट हैंड साइड पर वो वेरिएबल की जो अभी करंट वैल्यू है वो यूज होगी और अपडेट होने के बाद वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में अपडेट हो जाएगी। सो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई इक्वल टू आई प्लस वन, सो यहाँ पर आई की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की पुरानी वैल्यू प्लस वन, यानी कि 11 हो जाएगी। ऐसे कर, ये प्लस प्लस नहीं तो ऐसा भी तो कर ही सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आई प्लस इक्वल टू वन, यानी कि आई इक्वल टू आई प्लस वन का एक शॉर्टकट है प्लस इक्वल टू। तो इसका मतलब इंटरनली यही होता है, आई इक्वल टू आई प्लस। देखो इतना लिखने में और इतना लिखने में कितना डिफरेंस आएगा, देखो जरा गिनो, एक दो तीन चार पांच, आपको पांच की प्रेस करनी पड़ेगी और इसमें एक दो तीन चार, बस एक की बचेगी प्रेस करने से, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत से प्रोग्रामर कहते हैं एक बच रही बचा लेते हैं, यही यूज करेंगे। तो बहुत से ऑथर्स, बहुत से प्रोग्रामर्स जब किसी वेरिएबल को बाई वन इंक्रीज करते हैं तो इस तरह के नोटेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड मतलब होता है, जब केमिस्ट्री पढ़ते थे कभी हम, तो उसमें कंपाउंड आता था, जो क्या होता था, मिश्रण, जिसमें एक से ज्यादा चीजें मिली हों, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो यहाँ पर दो चीजें मिली हुई हैं, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर मिला हुआ है और एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर मिला हुआ है, तो इसलिए क्या कहलाया मिलकर हमारा ये? कंपाउंड असाइनमेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ तो इसको रहे हैं आई प्लस प्लस को फोकस करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। आप अगर ऐसा कर देंगे तो ये मना थोड़ी करेगा कि आई प्लस इक्वल टू फाइव। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस फाइव। आप यहाँ पर 5 लिखें, 50 लिखें, 15 लिखें, आपका मन है। आप यहाँ माइनस लिखें, मल्टीप्लाई लिखें, डिवाइड लिखें, मॉडुलस लिखें, आपका मन। यानी कि यहाँ पर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर लिख सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई सा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका कोई वैल्यू आ सकती है, इंटीजर फ्लोट दोनों में से कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो हम प्लस के साथ लेके चलते हैं। आएगी एस, दिस इज fine. So this is what, this is the concept of your assignment operator in Python programming language. Now move to next type of operator. Next is your relational operator. तो जैसा ही नाम वैसा ही काम, रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना, रिलेशन में ये मेरे जान पहचान में है, ये चाचा था, वो मेरा रिलेशन है ना, रिश्तेदारी वाली बात होती है। तो यहाँ पर जब कभी हमें
दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना होता है, तो जो ऑपरेटर्स यूज करे जाते हैं रिलेशन निकालने के लिए वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो रियल लाइफ में अगर हम अपने रिलेशन की बात करें तो कोई किसी का फ्रेंड हो सकता है, कोई किसी का वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है ना, या और भी बहुत सारे रिलेशन है जो हम पर यहाँ पर हो सकते हैं। पाइथन के अंदर ये जो रिलेशन है चाचा ताऊ वाले नहीं है। पाइथन के अंदर जो रिलेशन है वो बताकर दिए गए हैं ग्रेटर देन रिलेशन या लेस देन रिलेशन, ठीक है ना, या इक्वल टू रिलेशन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में ऐसे लिमिट मार्क लगेगा दिस में देन। तो पाइथन में 6 तरह के रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 तरह के रिलेशन को अगर आप कोड करना चाहते हैं तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना है। और ये 6 के 6 रिलेशन हमें क्या बताते हैं, हाँ और ना, कि जो आपने इनसे पूछा वो बात सही है या नहीं है सही। तीसरी बात ये नहीं बताएंगे, या तो ये बोलेंगे ट्रू या बोलेंगे ये फॉल्स। जैसे आपने पूछा कि 2 is less than 4, कैसे पूछेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे 2, लेस देन का सिंबल होता है ये एंगल ब्रैकेट, ये एंगल ब्रैकेट ही है, ठीक है, इसे बोलते हैं लेस देन सिंबल, लेस देन 4। अब पाइथन इसका आंसर कैसे देगा, किसको लेस माने, 2 को लेस माने, किससे लेस माने, 4 से। तो लेफ्ट हैंड को फोकस किया गया है किसके अगेंस्ट, राइट हैंड के अगेंस्ट। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये क्या चेक करेंगे, लेफ्ट वाली वैल्यू को चेक करेंगे, किसके अगेंस्ट, राइट वाली वैल्यू के अगेंस्ट चेक करेंगे। किस पैरामीटर पे, जो आपने यहाँ ऑपरेटर यूज करा है इस पैरामीटर, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 is less than, तो ये लेस देन का सिंबल है किससे, 4 से। मैथमेटिकली अगर ये सही है तो पाइथन में भी ये सही होगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा फिर, इसका आउटपुट आएगा 2। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मान लीजिए 4 is less than 1, नहीं, 4 1 से लेस देन नहीं होता, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। एरर थोड़ी आएगी कि गलत बता रहे हो आप, क्या बोलेगा, फॉल्स, ठीक है। तो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं इन सब का आउटपुट या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अगर वो रिलेशन जो आपने लिखा है मैथमेटिकली सही है तो हमारे पाइथन के रिलेशनल ऑपरेटर भी ट्रू देते हैं, अदरवाइज वो फॉल्स देंगे। फाइन, सो लेट मी राइट सम रिलेशन। If I write 2 is less than 5, definitely will get true. तो हम जनरली इसका यूज इफ एल्स में करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है प्रिंट कराने के लिए करते हैं, बस अभी हम फंडामेंटल सीख रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। इसका मेन यूसेज आपका होता है किसी लॉजिक में, ठीक है, पास फेल करना है तो उसमें ये आएगा, प्रॉफिट लॉस निकालना है तो यही आएगा, ई बी नॉट चेक करना है तो ये सब चीजें यूज होंगी। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 is less than 2, ये गलत, गलत मतलब, ठीक है। नाउ इफ आई राइट वन मोर स्टेटमेंट, 2 is greater than 1, तो दिस इज ग्रेटर देन, बड़ा है, कौन, लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है, 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। अगर ये बात सही है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इफ आई राइट हियर 10 इज ग्रेटर देन 8, नहीं, 10 8 से ग्रेटर नहीं होता, फॉल्स, सॉरी, होता है, 10 इज ग्रेटर देन 8 ऑब्वियसली, मैथमेटिकली 10 हमारा 8 से ग्रेटर होता है, so basically I wanted to write 1, so 1 is greater than 8, exactly no, that is false. Fine, so I'm having one more relational operator that is less than or equal to, so यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 is less than or equal to 2। तो यहाँ पर ये दो बातें चेक कर रहा है, इनमें से अगर एक भी सही हो गई तो ट्रू दे देगा। क्या चेक कर रहा है, सबसे पहले तो लेस देन चेक करेगा, क्या ये लेस है इस वाली वैल्यू से, है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरी चेक करेगा, क्या बराबर है, हमने कहा बराबर है। अगर एक बात भी सही है, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, तो आंसर ट्रू आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, ट्रू। इसी तरह से हमारे पास होता है एक ग्रेटर देन,
2 is greater than equal to 2? यस, 2 से ग्रेटर तो नहीं होता, लेकिन बराबर तो होता ही है। ठीक है, अब अगर मुझे दो चीजें कंपेयर करनी है उनकी इक्विटी के साथ, मतलब वो दोनों बराबर हों, ना छोटी ना बड़ी, तभी हमारा आंसर सही आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो, 5 इक्वल 5, तो यहाँ पर हम सिंबल यूज करेंगे डबल इक्वल। जब मैं डबल इक्वल लगाता हूँ तो ये असाइन नहीं कर रहा, ये मत कहना कि सर ने कहा था लेफ्ट हैंड में वेरिएबल आएगा वैल्यू नहीं आएगी और अब लिख दी यहाँ पर। यहाँ देखो डबल इक्वल है, डबल इक्वल असाइनमेंट नहीं होता, डबल इक्वल इक्विटी ऑपरेटर होता है। इक्विटी ऑपरेटर इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। If I write here print 5 equal to 6, 5 और 6 बराबर नहीं होते। I write here 5 not equal to 6, not equal to कैसे बनेगा? एज किलोमीटर मार्क लगाएंगे, कहाँ मिलेगा? एक नंबर की पे है मेरे की पैड में, शिफ्ट के साथ दबाएंगे, फिर इक्वल टू सिंबल, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू पढ़ा जाता है। तो ये ट्रू कब देता है? जब ये दोनों बराबर नहीं है तब ट्रू देगा, और 5 और 6 बराबर नहीं है, इसलिए क्या बोलेगा ये? हाँ, यानी कि ट्रू। फाइन, तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा जिसका नाम होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर में आपस में काफी क्लोज रिलेशन है इन दोनों में, है ना? आपस में टाइटली ये जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये हमारा दो रिलेशन पर ट्रू फॉल्स बताते हैं, कि वो दो रिलेशन पर हमारा आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। सपोज इफ आई राइट हियर प्रिंट 5 is less than 8, and suppose I'm having one more relation. One more relation is what? 10 is greater than 5. So what I want a true false statement according to these two relations. अगर ये दोनों रिलेशन मैं लिखूं और इन दोनों के बेस पर मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए हाँ और ना, तो कैसे आएगा? तो लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं आप हमसे ऐसा ले सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स मिला। एक है एंड, एक होता है हमारा और एक होता है हमारा ए एंड डी एंड। सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट में लॉजिकल एंड को डबल एम्परसेंड से लिखा जाता था। तो यानी सो अगर हम ये दोनों सही होने पर ही फाइनल आउटपुट ट्रू चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एंड। यहाँ स्पेस देना जरूरी है, अगर स्पेस नहीं दोगे तो शायद ना चले। ठीक है, तो यहाँ पर 5 is less than 8, 5 is less than 8 condition is true. 10 is greater than 5 condition is true. So एंड क्या कहता है? ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तब मेरा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। यानी कि इस केस का आउटपुट क्या आएगा हमारा? और अगर इनमें से एक भी फॉल्स होता तो एंड क्या बोलेगा? मेरा रिजल्ट फॉल्स है। एंड दो रिलेशन पर अपना रिजल्ट ट्रू देता है। कब? जब वो दोनों रिलेशन ट्रू है। अगर एक भी रिलेशन फॉल्स हो गया, चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, क्या देगा हमारा? आउटपुट फॉल्स। इफ आई राइट हियर 10 is less than 5, अब देखो यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा है कि 5 is less than 8, this condition is true. 10 is less than 5, 10 is less than 5, this condition is false, this condition is true. It means ये क्या बोलेगा कि भाई false, क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तभी सही चलेगा। फाइन। अच्छा, कोई ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जो एक भी सही हो तो सही बता दो? उसके लिए क्या यूज करेंगे? और लॉजिकल
तो लॉजिकल और क्या बोलता है, इनमें से अगर एक भी सही होगा तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, एक तो सही है ये वाला, और अगर दोनों ही गलत हो गए तो फॉल्स देगा ही देगा हमारा। मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर 50 इज लेस देन 8, गलत बात है, 50 इज लेस देन 8 नहीं होता, 10 इज लेस देन 5 ये भी नहीं होता। तो एक होता है लॉजिकल एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। सो एंड के ऑपरेंड एक ये ऑपरेंड हो गया, एक ये ऑपरेंड। लॉजिकल और का मतलब है इट रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑपरेंड इज ट्रू। नॉट, नॉट कह रहा है कि मैं सिर्फ क्या करता हूं, जो भी आपकी रिजल्ट है उस रिजल्ट को इन्वर्ट, इन्वर्ट मतलब अपोजिट कर देता हूँ। ट्रू आएगा तो फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू कर दूंगा। जैसे आपने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 7, तो ये क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि 5 ग्रेटर नहीं होता 7 से, फॉल्स। अब आप इस कंडीशन से पहले नॉट लगा दें, तो ये क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आया था उसको इन्वर्ट यानी कि उसका अपोजिट कर देगा, तो क्या बना देगा, फॉल्स का ट्रू बना देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है। एक और ऑपरेटर जिसको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आज उसको पहली बार पढ़ रहे हो और शायद आखिरी बार ही पढ़ रहे हो, दोबारा उसको कभी नहीं पढ़ेंगे, बट कोर्स का पार्ट पढ़ लेते हैं। दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिट वाइज ऑपरेटर हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करते हैं, है ना, कंडीशन पे काम नहीं करते, न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक होता है हमारा बिट वाइज एंड। अब बिटवाइज एंड को लिखने के लिए हमें लिखना नहीं है ए एंड डी, बिटवाइज एंड को लिखने के लिए हमें सिंबल दिया गया एम परसेंट, वन टाइम एम परसेंट। ठीक है, एक होता है हमारा बिटवाइज और, बिटवाइज और का सिंबल होता है पाइप। पाइप सिंबल किसे कहते हैं, जो आपका बैक स्लैश होता है उसी की पर बना हुआ है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो इसे बोलते हैं पाइप। पाइप की तरह ना ये, है ना, पाइप सिंबल, इसे बोलते हैं पाइथन में बिटवाइज है। एक होता है हमारा बिटवाइज एक्सऑर, और इसका सिंबल होता है हमारा कैप। अब ये कैप कहाँ से आएगी, 6 नंबर की पर शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, मेरे लैपटॉप में 6 नंबर की है देखना, तो इसे कैप या हैट, HAT, हैट की तरह ना ऊपर, है ना, हैट या कैप, इसलिए इसको हैट या कैप में से कुछ भी कह सकते हैं, बिटवाइज एक्सऑर। एक होता है हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ये क्या होता है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट होता है, 2 बार लेस देन सिंबल लगाना है, 1 2, इसे बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। और एक होता है आपका बिट वाइज राइट शिफ्ट, 2 बार हमें ग्रेटर देन सिंबल लगाना है दिस। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, पाइथन में बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। कैसे ये काम करते हैं समझते हैं, कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि ये हैं हम और आप लोग इंसान, और ये है हमारा CPU। जो भी हम लिखते हैं वो ये समझ जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड, बाइनरी कोड जानता है, 01010101, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो हम लिखते हैं वो ये समझ कैसे जाता है। मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए, तो ये कैसे समझ गया कि मैंने ए लिखा है, क्योंकि इसको तो ये आता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है, जो भी आप प्रोग्राम में लिखते हैं ABCD प्लस माइनस कॉमा स्पेस न्यू लाइन 1 2 3 4 ब्रैकेट डैश कॉलन डबल कोट सिंगल कोट, जो भी करेक्टर आप पूरे पाइथन प्रोग्राम में लिखते हैं
हर करेक्टर के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर दी गई है। जस्ट फॉर एग्जांपल कैपिटल ए की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 65, स्मॉल ए की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 97। ठीक है, अब 65 दे दें सीपीयू को, हमने कहा नहीं 65 भी समझ में नहीं आएगा इसे, तो फिर क्या करें अब इस 65 को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, 010101। कैसे करते हैं उसका मैथमेटिकल फार्मूला है, हम उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है ना। आपने कभी पढ़ा होगा अपनी कॉलेज लाइफ में तो देख लेना, वरना गूगल पर देख लेना, हमारे स्कोप का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हमारा सीपीयू समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह से स्मॉल ए की वैल्यू 97 होती है और इस 97 का भी मशीन कोड बना दिया जाता है 0101, और ये पहुंच गया सीपीयू के पास। अच्छा, इसी तरह से अगर मैंने लिखा मान लीजिए 1, तो इस 1 की भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है या सीधा 1 का न्यूमेरिक बनेगा? हमने कहा नहीं, इस 1 की भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है और 1 डिजिट की न्यूमेरिक वैल्यू रखी गई है 49। ठीक है, 49 का 01 बनेगा और ये जाएगा कहां पर? इसके पास। तो इस तरह से जो भी सिंबल है, प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन स्पेस न्यू लाइन स्लैश टी, हर किसी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है और इन न्यूमेरिक वैल्यू को फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब जाके आपके लिखे हुए करेक्टर को सीपीयू समझ पाता है। और इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, 1 सेकंड का 1000वें हिस्से में हो जाता है। ठीक है, स्पीड की वजह से हमें पता भी नहीं चलता ये सब हो रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन ये हो रहा है। अब सोचिए, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ये कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? कहाँ तक जाती हैं इसका आंसर अभी हम नहीं देना चाहते, कहाँ से शुरू होती हैं ये आंसर हमें पता है। ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं और शुरू होती हैं 0 से। तो कोई ना कोई करेक्टर ऐसा जरूर होगा जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 0 होगी, और कोई ना कोई करेक्टर ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, जिसकी वैल्यू 2 होगी, जिसकी वैल्यू, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हमारा होगा। ठीक है, अब हम क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 5 बिटवाइज एंड 6, तो इसका मतलब यह है कि पहले आप ये पता करो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 5 का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। 5 की न्यूमेरिक वैल्यू आई थिंक होगी, देखो 0 की होती है 48, तो 1 की हो गई 49, और 2 की हो गई 49, 3 की हो गई 51, 4 की हो गई 52, 0 1 2 3 4, 5 की हो गई 53। तो अब 53 का क्या पता करो? बाइनरी पता करो कैसे है। ठीक है, 53 का जो भी बाइनरी आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब सर कहाँ से लाएंगे ये? हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो अपने लैपटॉप का कैलकुलेटर यूज करेंगे। ये आया कैलकुलेटर, ये ओपन करो और देखो यहाँ पर जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे तो एक मिलेगा आपको साइट साइंटिफिक होता है, चेक कर लेते हैं। नहीं, प्रोग्रामर पे जाओ। सो इन प्रोग्रामर यू विल फाइंड दिस बिन, बिन मतलब बाइनरी। मैंने लिखा 5, जैसे ही मैंने 5 लिखा ये क्या आ गया? 5 का बाइनरी आ गया। तो जो सबसे पहला 0 है उसको छोड़ सकते हैं, तो ये हमारा इसका बाइनरी दिखा रहा है 0101। तो 5 का बाइनरी क्या होता है? 0101, 0101। यानी कि जब मैं 5 लिखता हूं तो इंटरनली ये 0101 है। इसी तरह से 6 का बाइनरी होता है 0110। तो लिख लिया मैंने यहाँ पर ये 0110। फाइन, नाउ अब क्या करना है? अब ये एंड ऑपरेशन करना है बाय कंसीडरिंग 0 एज ए फॉल्स एंड 1 एज ट्रू। अब सोचो, ये ट्रू है और ये एंड ऑपरेशन है, और एंड ऑपरेशन कौन सा करना? अभी जो मैंने सिखाया जस्ट पहले में, कि एंड क्या कहता है? जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू आएगा। तो ये ट्रू, ये फॉल्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स का मतलब यानी इसका एंड जब करेंगे तो 1 एंड 0,
रिजल्ट आएगा 0। क्यों? क्योंकि फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू हैं, ट्रू आएगा। तो क्या नाम है? बिट वाइज, एक एक बिट पर ऑपरेशन करना है। 5 की हर बिट का एंड ऑपरेशन करना है 6 की सेम बिट के साथ। तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगी, ये बिट है, इन्हें बोलते हैं बिट। और ये 6 को रिप्रेजेंट करने की 4 बिट है। ठीक है, तो इनका जब एंड करा तो आया 100। अब ये बताओ 100 किस नंबर का बाइनरी है? हमने कहा ये 4 का हो। ठीक है, अब क्या करो इसका और, जब आप और करेंगे तो ये क्या आएगा 1, ये भी क्या आएगा 1, और ये भी क्या आएगा 1, 111। अब ये 111 किस नंबर का बाइनरी है? तो ये आई थिंक 7 का होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट 5 और 6, तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से एक होता है हमारा एक्सॉर 5 एक्सॉर 6। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है जब दोनों बिट अपोजिट होंगी तब आपका ट्रू आएगा। दोनों बिट अपोजिट है, दोनों बिट अपोजिट मतलब ये दोनों अपोजिट है, ट्रू आएगा। ये दोनों अपोजिट है, ट्रू आएगा। ये दोनों सेम है, फॉल्स आएगा। ये दोनों तो कंसीडर नहीं करना, 0 0। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ये आएगा 1 1, ये आ गया आपका 1 1। तो 1 1 जिस नंबर का न्यूमेरिक वैल्यू होता होगा वो आपके सामने आ जाएगा। चलिए, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका आउटपुट। तो ये हो गया बिट वाइज ऑपरेशन। तो आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं और यकीन मानो आखिरी बार भी पढ़ रहे हैं। ये इंटरव्यू में अगर कोई पूछ ले तो अलग बात है, अदरवाइज इसकी कहीं हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, अगर आप आईओटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कोई लाइक किसी मोटर में चलने वाला कोड लिखेंगे, किसी टॉय में, कोई इलेक्ट्रॉनिक कार है उसमें कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो शायद वहां पर इसका जरूरत हमें पड़ सकता है। तो हम कोई आईओटी का प्रोग्रामर हम लोग नहीं है, हम लोग एप्लीकेशन डेवलपर हैं सारे, तो हमें रेयरली इनकी जरूरत पड़ती है। बट इंटरव्यू में ये पूछ ली जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए। अगर भीड़ आ जाए बहुत इंटरव्यू देने वालों की, तो शॉर्ट लिस्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और आसानी से 100 लोगों को अगर ये क्वेश्चन करने को दोगे तो 90 अपने आप चले जाएंगे बिना अटेम्प्ट करे, 10 ही रह जाएंगे। ठीक है, बस उसी सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखा मैंने प्रिंट, और उसके बाद अब आता है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या कर रहा है? मैंने लिखा यहाँ पर, मान लीजिए 20 लेफ्ट शिफ्ट 4। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि इस 20 का क्या लिखो? बाइनरी लिखो। मान लो 20 का बाइनरी आया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये 20 का बाइनरी है। अब क्या करना है? इसकी हर बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, यानी कि इस 1 को यहाँ ले आओ, इस 0 को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, और इसको बाहर कर दो, इसको आउट कर दो, और यहाँ पर एक नई बिट इंट्रोड्यूस कर दो 0। तो आपने ऐसा एक बार कर लिया। अब फिर से जो नया बाइनरी बना है फिर से लेफ्ट शिफ्ट करो उसमें। कितनी बार करना है ये प्रोसेस? 4 बार। अब आखिरी बार जब आपका जो बाइनरी बना है वो किस नंबर का बाइनरी है, जब वो चेक करोगे तो वो आपका आउटपुट है। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट है, जब आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस 20 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। रिजल्ट जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर करनी है 2 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी फिर से मल्टीप्लाई करनी है 2 से, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी फिर मल्टीप्लाई करनी है 2 से। कितनी बार हो गया ये? 4 बार। बस यही ध्यान रखना है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है लेफ्ट में जो वैल्यू लिखी है इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, और जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से करनी है। और ऐसा कब तक करना है?
जो राइट साइड लिखा है इतने टाइम, 4 टाइम, इसलिए इसका आउटपुट कितना आएगा 320। ये ट्रिक है याद करने की, समझने की। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट साइड ऑपरेटर। सो अगर मैं यहां पर लिख दूं, मान लीजिए 5 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 3 से नहीं करनी है, ध्यान रखना। ये टाइम्स हैं, कितने टाइम करनी है, किससे करनी है वो फिक्स है, करनी 2 से ही है। कितनी बार करनी है वो ये नंबर बता रहा है, 4 बार करनी है कि 3 बार करनी है। इसका मतलब हो गया 5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, रिजल्ट आया 10, उसकी मल्टीप्लाई फिर करनी है 2 से, रिजल्ट आया 20, उसकी मल्टीप्लाई फिर करनी है 2 से, रिजल्ट आया फाइनल 40। इट मीन्स इस 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, रिजल्ट को फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितने टाइम, 3 टाइम। ठीक है, तो 2 से करना है मल्टीप्लाई, वो फिक्स है, कितनी बार करना है वो राइट वाला ऑपरेंड बता। सिमिलरली यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, यानी कि 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और जो डिवाइड करेंगे वो फ्लोर डिवीजन होगा, फ्लोर फ्लोर डिवीजन से करेंगे। कितनी बार करना है इस तरह से, 4 बार। ठीक है, तो अगर इसको करके देखें तो पहले क्या करो, 20 को डिवाइड करना है 2 से, रिजल्ट आ गया 10, इसको फिर डिवाइड करना है 2 से, फ्लोर डिवीजन है हर बार, डेट इज आया 5, 5 को फिर डिवाइड करना है 2 से, रिजल्ट आएगा 2, फ्लोर डिवीजन है। ठीक है, 2 को फिर डिवाइड करना है 2 से, रिजल्ट आ गया। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 1। अगर मैं यहाँ पर सर 3 लिख दूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा फिर हमारा, ये वाला, और इसका रिजल्ट क्या आएगा फ्लोर में 2। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है हमारा, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बिट वाइज ऑपरेटर वाली कहानी, कैसे हमारे बिट वाइज ऑपरेटर पाइथन के अंदर काम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और इसमें आपने स्ट्रिंग में एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, और एक और वेरिएबल है, इसमें भी आपने स्ट्रिंग में एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, और आप इस पर प्लस लगा रहे हैं। अभी पढ़ा है आपने कि सर जो प्लस है वो क्या करेगा, वो हमारा अर्थमेटिक एडिशन करेगा। अब यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो प्लस ऑपरेटर है, पाइथन ने जब इसको बनाया तो इसको कहा कि आप क्या करना, अर्थमेटिक एडिशन करना, लेकिन कब करना ये भी सिखा दिया। तब करना जब दोनों ऑपरेंड कैसे हों, न्यूमेरिक, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर न्यूमेरिक। लेकिन अगर दोनों ऑपरेंड न्यूमेरिक ना होकर स्ट्रिंग हो, जैसे यहाँ पर एक्स स्ट्रिंग है, वाई भी स्ट्रिंग है, अंदर डिजिट है लेकिन है तो स्ट्रिंग, तो क्या करना है, यहाँ पर ये करना है एडिशन, और अगर दोनों स्ट्रिंग है तो क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन करना है। ठीक है, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग, जब दोनों ऑपरेंड हमारे स्ट्रिंग होंगे तो क्या करना, कॉन्कैटिनेशन। और अगर प्रोग्रामर ने खेल बिगाड़ दिया तो वन इज न्यूमेरिक एंड अदर इज स्ट्रिंग, तो एरर। ठीक है, तो अभी आप प्लस को 3 तरह से समझेंगे। प्लस एडिशन करता है अगर न्यूमेरिक है दोनों ऑपरेंड,
कंकैटिनेशन करता है, मर्ज कर देता है अगर दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग है। अगर एक न्यूमेरिक है और एक स्ट्रिंग है तो एरर के लिए तैयार है। ठीक। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई कर रहा हूँ तो 30 नहीं आएगा आंसर, ये दोनों स्प्रिंग की तरह मर्ज हो गए, कन्फर्ट हो गए 10 20। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक स्प्रिंग कर दूं, एक इंटीजर कर दूं तो एरर कह रहा है कैन ओनली कॉन्कैट स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्प्रिंग से कॉन्कैट कर सकते। और अगर दोनों इंटीजर कर दूं तो दोनों न्यूमेरिक हो गए, फिर तो एडिशन हो ही जाएगा अर्थमेटिक। नाउ द थिंग इज व्हाट, सपोज आई एम हैविंग दिस x एज स्प्रिंग, बट इस स्प्रिंग में जो अंदर है वो डिजिट है, y स्ट्रिंग है और लेकिन उसके अंदर एक डिजिट है। व्हाट आई वांट टू कन्वर्ट दिस x स्ट्रिंग टू इंटीजर। हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है टाइप कास्टिंग का। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग इज व्हाट, कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वैल्यू इनटू अदर टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग। सो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। सो पाइथन प्रोवाइड्स a library function that is int. Using this library function int, you can convert a string into numeric. Fine. That is what type casting. Type casting means converting one type of value to other type. This is the concept of typecasting. So we have string to integer typecast. अगर आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सो इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट यू विल डू, सपोज यू आर हैविंग दिस स्ट्रिंग, so you will call int function, and in the int function you will pass your string, and this int function will return a numeric value which is same as this string value, but you will get this time as integer. So here if you store it into a variable, सो ये जो स्ट्रिंग है जो आपने इंट फंक्शन को पास करी है, ये फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा और आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी कोड को हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ मैंने इंट फंक्शन कॉल करा, लाइक प्रिंट फंक्शन, वी आर हैविंग इंट फंक्शन इन द पाइथन लाइब्रेरी। सो यू नीड टू पास ए स्ट्रिंग वेरिएबल हियर दैट इज x. So this function will convert this x from string to integer, और आपको क्या करना है, फिर उस रिजल्ट को स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर। सो यू कैन यूज एनी वेरिएबल लाइक i. So this I is what, I is representing same value as x, but this time I represents 10 as integer. Similarly what you can do, you can convert this y from string to integer. So I और j दो नए वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के, और उनमें 10 20 ही है। तो अगर आप इस बार i प्लस j करेंगे तो दिस टाइम यू विल गेट दिस। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि सर किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं ये दोनों। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिख दिया सोनू। अब ये बताओ ये जो इंट फंक्शन है ये सोनू को कैसे कन्वर्ट करेगा इंटीजर में? You will get error. So there is a rule. Rule is what? This int function convert this string into integer, but this string must contain only digits. If you are having other characters than digit, immediately you will get error. Invalid literal. Literal मतलब value. तो आप सोनू की बात कर रहे हैं, अगर आपने डिजिट के साथ अगर यहाँ पर ए भी लिख दिया तो एरर आ जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। फाइन। सो ये ध्यान रखना है, हर स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ वो स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है जिसमें सिर्फ डिजिट लिखी। फाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रिंग टू इंटीजर टाइप कास्टिंग। नाउ सपोज यू आर हैविंग x y variable, but this time you are having 10.5 and 20.1 as
string. So here definitely you will get 10.5 to 0.1 as concatenation result. बट अगर आप उसे इंट में कन्वर्ट करेंगे तो अभी तो आप मना कर रहे थे कि भाई अगर डिजिट के अलावा कुछ हो गया और तो एरर आ जाएगी, और ये पॉइंट आ गया तो क्या ये एक्सेप्ट करे? हमने कहा नहीं करेगा, एरर दे देगा, बोलेगा मुझे वही स्ट्रिंग चाहिए जिसमें सिर्फ डिजिट हो, पॉइंट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ भैया, यहाँ तो ये सही चल रहा है। तो देखो इस बार शायद मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो ये लॉस हो जाएगा। तो मुझे इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोटिंग न्यूमेरिक जो होता है। सो फॉर फ्लोटिंग न्यूमेरिक वी आर हैविंग वन मोर फंक्शन दैट इज float. So float function convert this string into floating number. So I हमारा फ्लोटिंग है, j हमारा फ्लोटिंग। अब ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो स्ट्रिंग है इसमें डिजिट अलाउड है और डेसिमल पॉइंट अलाउड है। अगर इसके अलावा कुछ और लिख दिया तो ये भी मना कर देगा, फ्लोट फंक्शन भी मना कर देगा। So this is string to float. Function name is what? Float. Fine. अब क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरह से, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू लाइक एज इक्वल टू, तो इक्वल टू सिंबल है तो एक स्ट्रिंग। मैं चाहता हूं कि y प्लस एक्स हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पर y प्लस एक्स करूंगा तो ये चलेगा कैसे? क्योंकि y तो एक स्ट्रिंग है, x एक न्यूमेरिक, और अभी सिखाया मैंने, एरर आ जाएगी और आएगी एरर। तो इस बार मेरा रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। सो दिस टाइम व्हाट आई वांट टू कन्वर्ट दिस न्यूमेरिक इनटू स्ट्रिंग। इस बार मुझे इसका इंटीजर नहीं चाहिए, बनेगा ही नहीं, मान लें मुझे नहीं बनेगा, लेकिन इसका तो स्ट्रिंग बन जाएगा, और अगर इसका स्ट्रिंग बन जाए तो फिर ये दोनों मिल जाएंगे। हमने कहा ये हो सकता है। सो दिस टाइम यू नीड third type of conversion, and the third type of conversion is numeric to string. So numeric means चाहे ये इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, दोनों में सही है, ठीक है। numeric to string. For this purpose you are having function str. Using str function किसी भी numeric का string बनाया जा सकता। तो आप क्या करेंगे, ये जो x है पहले क्या करो, इसको यहाँ पर str में str के थ्रू कन्वर्ट कर लो, चाहे तो अलग वेरिएबल में रख लो कन्वर्ट करके, और चाहे तो इमीडिएटली कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया str। इससे क्या होगा, हमारा पहले x जो 10 है str फंक्शन से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, फिर वो जो स्ट्रिंग आएगी निकल कर यहाँ से वो और y मिल जाएंगे, age equal to 10. So this is the concept of your typecasting. How typecasting is implemented in Python programming language. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइपकास्टिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इवन ये जो लास्ट में मैंने करके दिखाया है न्यूमेरिक टू str, ये बेसिकली आज तो न्यूमेरिक और str के बीच में मैंने समझाया है, कल को अगर मैं कुछ और नए टाइप की वैल्यू पढ़ा दूं, लिस्ट, टपल, सेट, रेंज वगैरह, उनको कभी अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, str फंक्शन का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। फाइन, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा C++ जावा लैंग्वेज में एक ऑपरेटर और हुआ करता था, और उस ऑपरेटर को हम पढ़ते भी नहीं थे वहां पर C++ जावा में, बट कागजों में होता था, और उसका नाम था टर्नरी ऑपरेटर। तो ये पाइथन के अंदर
हमारा नहीं होता है। तो पाइथन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं रहता। तो पाइथन ने पता है स्मार्टली बड़ा काम किया है। हर वो चीज जो C++ जावा में थी लेकिन हमने पढ़ी हुई उसको फोकस ही नहीं करा। पाइथन ने उसको कभी अपने अंदर दिया ही नहीं। अगर मैं समझाऊं आपके लिए तो C++ जावा में तीन तरह के लूप थे, फॉर वाइल डू वाइल। हमारा और आपका एक्सपीरियंस है, डू वाइल को हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं, कोई कह देगा तो पढ़ लेंगे, अपने आप से नहीं करते वैसे। अपने आप से तो सबसे पहले किसकी याद आती है, फॉर लूप की। उसके बाद सोचते हैं अच्छा ये फॉर से नहीं हो रहा, चलो वाइल से कर लेते हैं। डू वाइल तो हम सोचते नहीं कभी। पाइथन ने कहा जब सोचोगे नहीं तो फिर हम देख के भी क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। तो पाइथन के अंदर डू वाइल लूप ही नहीं होता इसीलिए। अब सोचिए, जब आपको C++ जावा में कंडीशन पढ़ाई गई तो आपको इफ एल्स कंडीशन दी गई और एक और दी गई जो आपको पता है, लेकिन अभी मैं बोलूंगा तो याद आ जाएगा, लेकिन अभी याद नहीं है। क्या नाम है उसका, स्विच केस ब्रेक डिफॉल्ट कंडीशन, है ना, ये भी होती थी। कोई कह देगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से हम कोई कंडीशन आएगी तो इफ एल्स ही लगाएंगे। तो ये जो स्विच केस कंडीशन है पाइथन ने हटा दी। जब आप यूज ही नहीं करेंगे तो रखकर क्या फायदा। ठीक है, तो पाइथन बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। जो आप चाहते हैं वही वहां पर रखा गया है, फॉर्मेलिटी वाली कोई चीजें नहीं रखी गई। ठीक है, इसी तरह से पाइथन में, अच्छा अगर हम सी में देखें तो हमारे पास डेटा टाइप बहुत सारे होते थे, साइंड, अनसाइंड, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, पता नहीं कितने कितने होते थे। पाइथन ने कहा फिर से नहीं पढ़ोगे, तो पाइथन ने सिर्फ एक ही टाइप रखा, इंट। कोई लॉन्ग नहीं, कोई शॉर्ट नहीं, कोई बाइट नहीं, कोई डबल नहीं, सिर्फ एक ही है, फ्लोट। तो चीजों को बहुत कॉम्पैक्ट किया गया है पाइथन के अंदर, है ना। सामने वाले को माना गया है कि एवरेज स्टूडेंट। जब जावा और सी लिखी जा रही थी तो उन्होंने ये माना था कि सामने वाला सब कुछ जानता है पहले से ही। लेकिन जब पाइथन लिखी जा रही थी तो उन्होंने ये मान के लिखी है कि सामने वाला बिगिनर है, उसे कुछ नहीं आता। और उसी तरह से उन्होंने सिंटैक्स दिए और उसी तरह से उन्होंने कॉन्सेप्ट वहां पर दिए। ठीक है, चलो तो ये हमारा टाइप कास्टिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूजर से इनपुट कैसे लिया जाएगा। तो आज हम इतने ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। कभी और स्टूडेंट्स हैं जो आपके बैच में ज्वाइन होने हैं, तो अभी हम थोड़ा सा आज नहीं रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा सेम टाइम, दैट इज 5:30, और 5:30 पर हम लोग मिलेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट हम लोग कैसे वैल्यू लेते हैं और फिर कैसे उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हुई हैं। तो अभी तक की क्लास का किसी का कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं।